नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जो पहले होता था उसे फिर से लागू करने में क्या परेशानी हो सकती है। बात एक देश एक चुनाव की हो रही है। व्यवस्था में बदलाव कुछ राज्यों से शुरू होकर इस स्थिति में आ गई कि अब डिजिटल दौर में कागजी दौर वाला काम भी कुछ लोगों को असंभव सा लग रहा है, तो कुछ संविधान की मूल भावना पर प्रहार और कुछ क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का पैंतरा बता रहे हैं। पर एनडीए की सरकार जिस अंदाज में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि 2029 नहीं तो 2034 में तो जरूर इसे लागू करवा दिया जाएगा। एक पक्ष फायदा गिना रहा तो दूसरा नुकसान। ऐसे में फायदा नुकसान की कसौटी पर एक सवाल ये कि एक देश एक चुनाव पर विपक्ष का विरोध क्यों। सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे अरुण कुमार और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो समझना चाहेंगे सुमित जी, अभी जो व्यवस्था है उससे इतनी परेशानी क्यों? एक देश एक चुनाव के लिए इतनी जोर आजमाइश क्यों? देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य के संसाधन, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि देश के संसाधनों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। हम सत्ता के विकेंद्रीकरण को जोर देते हैं, लेकिन संसाधनों के एकीकरण की बात करते हैं। देश विविधता में बसा हुआ है और विविधता में बसे हुए भारतवर्ष की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं देखने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारियों का चयन होता है, जो एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोगों को कहीं ना कहीं विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है ताकि वो मूलभूत सुविधाएं आम जनता तक पहुंचा पाए, उसको बार बार कहीं ना किसी चुनाव में लगाने के कारण कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि, और देश में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रतीत होता है, लगभग 32 दलों ने, आपने देखा कि 32 दलों ने इस बिल के समर्थन में मतदान किया, तो 32 दलों के जो प्रबुद्ध नेतागण हैं और अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब मिलजुल के अगर इस दिशा में काम करेंगे तो संसाधनों की बचत होगी, साथ ही एक बहुत बड़े अर्थतंत्र को भी हम संभाल करके देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़े धन बल की हानि होती है, और दक्षतापूर्ण जो अधिकारी हैं या फिर जो शिक्षक हैं, जिनको कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षण में जिनकी भूमिका होनी चाहिए, जिन लोगों का काम जो नीति और नियम जो हैं उनको बनाने और उनके क्रियान्वयन करने में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। मुझे ऐसा लगता है, इसके लिए मुझे लगता है कि आरजेडी और विभिन्न जो दल हैं जो विरोध कर रहे हैं उनको भी साथ खड़े होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब मिलजुल कर सबसे पहले नेशन फर्स्ट की बात करें, देश के संसाधनों की बात करें, देश के संसाधनों को सुरक्षित करके, और जो ग्रामीण तबके से आने वाले लोग हैं, जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए उन संसाधनों का प्रयोग किया जाए। एक बड़ा जो अर्थतंत्र, बहुत अमाउंट में जो पैसे खर्च हो जाते हैं बार बार चुनाव कराने में, उस पैसे को बचत करके हम कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं को देने में, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, इलाज, सिंचाई, इन सब चीजों में अगर उन चीजों को अगर हम खर्चा करते हैं, उन पैसों को लगाते हैं और एक बहुत बड़े मानव बल को कहीं उस तरफ मोड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के संसाधनों के लिए और हितकर होगा। चलिए, हम अरुण जी से जान लेते हैं कि पार्टी विरोध क्यों कर रही है जब इतने फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो अरुण जी। देखिए दीपक जी, जैसा कि आप सब हम लोग जानते हैं कि आजादी के बाद जो है 4 इलेक्शन जो है एक साथ हुए जी। 52 से लेके 67 तक। उसके बाद ये जो श्रृंखला थी ना, टूट गया, और उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यवार ढंग से चुनाव होना शुरू हो गया जी। तो अगर आप देखेंगे किसी भी दृष्टिकोण से, वन नेशन वन इलेक्शन न तो व्यवहारिक है, न तो संवैधानिक है, न तो लोकतांत्रिक है। अब कहेंगे ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मान के चलिए, ठीक है, मैं विरोध
कुछ देर के लिए ऐसे हम सवाल जहां है उसका विरोध कर रहे हैं। जी। पूरे देश में आपने चुनाव करा लिया 5 साल के लिए, अब 5 साल के लिए करा लिए, अब बीच में मध्यावधि चुनाव हो जाए, किसी कारण लोकसभा भंग हो जाए जी, तो आप क्या करेंगे? 5 साल तक इंतजार करेंगे? क्या सदन को सस्पेंड रखेंगे? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर कुठाराघात करेंगे? लोकतंत्र, लोक ऊपर है, तंत्र नीचे। क्या आप कहीं ना कहीं तंत्र के हवाले पूरा व्यवस्था को करेंगे? ये तो हमारा संविधान, ये तो हमारा लोकतंत्र इजाजत नहीं देता। मान के चलिए किसी राज्यों में किसी कारणवश सरकार चली गई, गिर गया जी, तो क्या करेंगे? 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा और जो रेस्ट समय बचेगा आप वहां राष्ट्रपति शासन लागू करा देंगे? क्या तंत्र के हवाले कर देंगे? तो ये किसी भी दृष्टिकोण से संभव भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं। अगर आप सरकार बार बार फायदे गिनाती है, कौन नहीं चाहता है देश का डेवलपमेंट हो, हमारा हिंदुस्तान जितना प्रगति करे? तो सरकार को तो यह एग्जाम्पल या चुनाव आयोग को यह एग्जाम्पल देना चाहिए ना। इसी वर्ष 4 राज्यों के चुनाव हुए जी। आप साहब एक साथ 4 राज्यों का चुनाव नहीं करा पाते हैं। वन टाइम में, वन डे आप एक राज्यों का चुनाव नहीं करा पाते हैं, कई फेज में कराते हैं। बाय इलेक्शन आपने देखा, पंजाब का बढ़ा दिया गया, यूपी का बढ़ा दिया गया, क्या कारण है? आपको तो प्रस्तुत करना चाहिए ना, एक कदम बढ़ा के दिखाते ना देश की आवाम को कि एक साथ करा सकते हैं। आप जब 2-3 राज्यों का चुनाव नहीं करा पाते हैं एक साथ, तो ये भाई ये तो सगुफा छोड़ने की क्या जरूरत है? इतना ही आपको देश की जनता से मोहब्बत है, देशवासियों से मोहब्बत है, आप वन नेशन वन इलेक्शन के पहले वन हेल्थ की बात करिए ना। एक देश एक चिकित्सा हो, एक देश एक शिक्षा की व्यवस्था हो, एक देश एक इनकम की व्यवस्था हो। क्या इससे फायदा आम आवाम को होगा ना, तमाम देशवासियों को होगा? तो इसकी बात आप नहीं करेंगे, बात उस तरह की करेंगे जिसके कारण हमारा संविधान तहस नहस हो, लोकतंत्र लहूलुहान हो। और ऐसा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं कि पूरा सिस्टम, पूरा जो है कि देश का ताना बाना जी, भाजपा के चंगुल में रहे, संघ के चंगुल में रहे, नियंत्रण में रहे। ये किसी भी दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं है। और व्यवहारिक अगर रहता तो ये जो साइकिल था टूटता क्या? आप बताइए ना। 52 से लेकर 67 तक जो चुनाव हुए, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग तरीके से होने लगा। तो ये संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये कहा जाए हेडलाइन, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब जो है एक तरह से बिल लाने का काम। चलिए अरुण जी, आप ये कह रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है और तमाम चीजें, कि अगर राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल किन्हीं वजहों से मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पहुंच जाता है तो क्या होता है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक विद्वानों की कमेटी इसीलिए गठित की गई थी कि इस तरह के तमाम सवालों का जवाब तलाशा जाए। क्या संवैधानिक बाध्यताएं इस तरह के प्रयास में रुकावट बन सकती है, कहां बदलाव की गुंजाइश बन सकती है। तो उस कमेटी ने हजारों पन्नों की अपनी रिपोर्ट दी है और अब जेपीसी में जा रहा है ये मामला। तो वहां हमारे विद्वान सांसद और जनप्रतिनिधि अपनी राय रखेंगे, जनता से भी राय ली जाएगी। तो अगर इन सवालों का संवैधानिक समाधान तलाशा जाता है जेपीसी द्वारा, तब क्या आपत्ति है, ये जानना चाहेंगे। और दूसरी बात, जो आप व्यवहारिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक दिन में पूरे देश में, तो एक देश एक चुनाव का मतलब तो ये नहीं है ना अरुण जी, ये तो गलत तरह से इसकी व्याख्या हो गई कि एक बार में ही पूरे देश में चुनाव करा लिया जाए। चरणवार चुनाव होगा, एक साथ होगा, ये है। दीपक जी, आपने जो कहा, अब कहां से ये लगता है जो हमारी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे हैं, क्या आप बताएंगे ना एक भी एग्जाम्पल आज तक सामने आया है? या सरकार बताए? सरकार को बताना चाहिए इस स्थिति और परिस्थिति में यह विकल्प है जो लोकतंत्र भी अलाउ करती है, संवैधानिक व्यवस्था भी जायज ठहराती है।
जी आप बताइए ना, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। पूछ लेते हैं आप ना, इधर पूछ उधर लेते की हैं बात क्या तोड़ अलग है, तलाशा जा रहा है। कर लें सुमित जी अलग हमारे साथ बात, बैठे हुए है हैं, ना। फिर आपके पास आते हैं अरुण जी। सुमित जी, ये जो व्यवहारिक परेशानियां अरुण जी बता रहे हैं कि कोई तोड़ ही नहीं है, क्या गुंजाइश देख रही हैं? देखिए दीपक जी, बहुत हंसी आती है कि किस तरीके से मुद्दों को तोड़ मड़ोड़ के विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और विपक्ष में जो दल हैं वो भी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। 32 दलों ने समर्थन किया और 15 दलों ने विरोध किया। तो मैं ये पूछता हूं कि इंडी गठबंधन में कुछ एक जो जमात चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के पार्टियों के अंतर्गत आने वाले जो सांसद है, उन्होंने भी इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं पक्ष लिया। इसके बाद मैं रामनाथ कोविंद कमेटी की बात करता हूं कि पूरे बिहार को जानने की आवश्यकता है। आज कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, आज कुछ एक लोग राजद के प्रवक्ता और राजद के नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद कमेटी में गुलाम नबी आजाद किस पार्टी के नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी के नेता हैं। और इन्हीं पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के जो प्रबुद्ध वर्ग जिसको इस कमेटी में डाला गया था, वैसे ही लोगों ने तो समर्थन प्रदान किया। उसके बाद जाके ये बिल जो है ये सदन के पटल पे जाता है। और इसके पूर्व भी आपने देखा होगा कि 1967 की बात है, उस समय भी, उसके बाद भी आपने देखा कि 80 के दशक में, 90 के दशक में बार बार विभिन्न कमेटियों ने किस तरीके से सदन के पटल पे और प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष इस बात को रखा, संसद के समक्ष इस बात को रखा कि चुनाव जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। और इसके पहले भी 4 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने एक साथ करवाए थे। लेकिन जब इनको लगा कि इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो समाप्त हो जाएगी, तो अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को, एक कहावत है ना कि भागते भूत की लंगोट सही, तो उसी चीज को चरितार्थ करने के लिए इन लोगों ने लगा कि सत्ता तो इनके हाथ से जाएगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में इनकी सत्ता रहे जहां से ये उगाही कर सके। मैं पूछता हूं, बार बार पूछता हूं कि रामनाथ कोविंद कमेटी की बात होती है तो इसमें अधीर रंजन चौधरी जी ने क्यों समर्थन किया, गुलाम नबी आजाद ने क्यों समर्थन किया, आज 32 दलों ने क्यों समर्थन किया, इनके साथ क्या सिर्फ 15 ही दल थे? ये इस पर भी बात होनी चाहिए। ज्यादा संख्या में अगर लोग किसी चीज का समर्थन कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो, वो फिर संख्या बल द्वारा बहुमत स्थापित करने का प्रयास हो सकता है ना। मुझे लगता है दीपक जी कि सदन के पटल पे अगर कोई भी एक भी व्यक्ति सदन में अगर सांसद के रूप में, प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में बैठा हुआ है, तो ऐसी बातें उस व्यक्ति के विषय में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील पद होता है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो है वही वहां बैठता है। तो निश्चित रूप में संख्या में न जाए, घनत्व में जाए। घनत्व, एक बहुत बड़ा घनत्व जो है, और विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधित्व करने वाले जो दल हैं उनको भी पता है कि राज्य के संसाधन बचेंगे, देश का संसाधन बचेगा। और दीपक बार बार आ रहा है इस चर्चा को। जी, एक चीज और मैं बोलूंगा कि जानकारी के लिए बता रहा हूं, राजद के प्रवक्ता को शायद जानकारी नहीं होगी कि उड़ीसा में भी चुनाव और विभिन्न राज्यों में, खास करके 5 राज्यों में चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं। वहां के नेताओं को, वहां के मुख्यमंत्रियों को, वहां विपक्षी दलों के नेताओं को कभी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत का एक ही कारण है, इनको भी, इनके भी नेता को नहीं पता है। इससे पहले मैं डिबेट कर रहा था इनकी एक प्रवक्ता के साथ, वो बता रहे थे कि कल होके इनके पार्टी का भी स्टैंड बदल सकता है। वो कैमरे पे भी बोल रहे थे, रिकॉर्डेड है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जानकारी तो होनी चाहिए ना। बिना जानकारी के, बिना सिर पैर की बातें करना ये निश्चित रूप से सही नहीं है। मुझे लगता है कि एक बड़ा हृदय दिखाने की आवश्यकता है राजद को भी और राजद के शीर्ष नेतृत्व को भी, और समझना है कि ये हमारे राष्ट्र के हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए संसाधन बचेंगे। तो जिन लोगों के लिए संसाधन की बार बार बात आ रही है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और क्षेत्रीय दलों के खत्म होने का जो अंदेशा जताया जा रहा है उस पर भी हम जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपके तमाम सवाल जो मतलब एक देश एक चुनाव के विरोध में इसकी व्यवहारिकता पर उठ रहे हैं, उसी का जवाब तलाशने के लिए
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। अब और उन जवाबों को रिफाइन किया जाए, किसी तरह की छोटी से छोटी शंका का भी समाधान तलाशा जाए। अब ये जेपीसी में चला गया है मसला, तो वहां देखा जाएगा इसे। तो अगर तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए एक बेहतर विकल्प के तौर पर एक देश एक चुनाव उभर कर आता है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि शिशिर जी कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है संसाधनों की बचत, जो देश के विकास को गति देने में सक्षम होगा। देखिए, ये भी अव्यवहारिक है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने में विश्वास रखते हैं। अभी कमेटी की जिक्र कर रहे थे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सारे दल के नेता रहेंगे। बिल्कुल। अभी आप जेपीसी की बात कही, जेपीसी क्या सिर्फ उसमें एनडीए के ही लोग रहेंगे? तमाम सारे विपक्षी दल के लोग भी रहेंगे। तो इसका मतलब क्या? अभी ये लगातार इंडिया गठबंधन के साथियों की समर्थन की बात कर रहे थे, शायद इनको ये जानकारी ही नहीं कि एनडीए के कितने सांसद हैं दीपक जी। 294 हैं और कितने मत मिले इनके पक्ष में? 269। क्या कहेंगे? खुद एनडीए के लोगों में असंतोष है इस बिल को लेकर, कह सकते हैं। स्पष्ट वोटिंग के अनुसार कह सकते हैं ना दीपक जी। तो लेकिन ये लोग बगैर हाथ पैर वाली बात करते रहते हैं और आज तक कहीं से अगर कुछ रहता तो ये लोग तो बयान भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत प्रस्तुत करते। अगर इस तरह की व्यवस्था लागू हो भी जाती है तो इसकी कौन गारंटी लेगा? ये जो साइकिल है, ये जो परंपरा थी, जिस तरह से भंग हो गया था, भंग नहीं होगा। तो ये सब किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बिल्कुल, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मध्यावधि चुनाव की गुंजाइश ही ना हो, लेकिन एक विकल्प है कि अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो जितना कार्यकाल विधानसभा का किसी राज्य का बचा हो तो उतनी अवधि के लिए ही सरकार का गठन हो। ये एक विकल्प के तौर पर सलाह संसद में दिया गया था। लेकिन जो धनबल की हानि हो रही है इस अलग अलग चुनाव में, उसे रोका जाए। तो संसद में ही विपक्ष के सदस्य का एक जवाब था सुमित जी कि दीपक जी मेरे जी एक लाइन मेरा ले लीजिएगा, है ना जी। दीपक जी, आप बार बार धन बल की जो नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। अरुण जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए और उसके बाद अगर आपका कोई शंका या समाधान हो तो हम सुमित जी से ले लेंगे। सवाल यह है कि विपक्ष के एक सांसद ने कहा था कि अगर पैसे की इतनी ही चिंता है तो आप तय कर दें कि इस राज्य के चुनाव के लिए इतना पैसा ही खर्च किया जाना होगा और इसी खर्च में पूरा चुनाव का प्रक्रिया का संपादन कराना होगा। तो उसमें अगर पैसा आप निर्धारित कर देते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए राशि निर्धारित कर देते हैं, विधानसभाओं के चुनाव के लिए राशि निर्धारित कर देते हैं, तो फिजूल खर्ची वाली बात ही नहीं आएगी। सुमित जी, देखिए दीपक जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो विषय निकल करके आ रहा है और बार बार हंसी आ रही है कि इस तरीके से बिना ज्ञान के और शब्दों को इस तरीके से परोसना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। मैं किसी व्यक्ति पे पर्सनली टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बार बार संशोधन करने के लिए, और आपने देखा कि रामनाथ कोविंद कमेटी जिसका निर्माण 2 सितंबर 2023 को होता है, 191 दिनों तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट जारी की जाती है। 21,558 लोगों का सुझाव लिया जाता है। देश के 47 दलों का कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से उनके सुझाव लिए जाते हैं और उसके बाद इस रिपोर्ट को सौंपा जाता है। उसके बाद भी ये रिपोर्ट जो है वो कहाँ जाती है? तो जेपीसी में जाती है। ये कहते हैं ना, आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ एक सांसद जो हैं वो अनुपस्थित थे। तो ये स्पष्ट रूप से मैसेज जाता है
कि हम अपने सांसदों को, अपने साथ के लोगों को कहीं ना कहीं उनको अपने विचारों के लिए स्वच्छंद रखते हैं। हम अपने विचार उनके ऊपर थोपते नहीं हैं। दलगत रूप से वो अपने विचार जो हैं किसी भी व्यक्ति पे थोपे नहीं जाते हैं। लेकिन आप बताएंगे कि आपके साथ खड़े हुए लोग जो इस रिपोर्ट को बनाने में रामनाथ कोविंद कमेटी में थे, जिनके लिए आप, जिनके पीछे घूमने का आप काम करते हैं, और इंडिया गठबंधन करे तो कैरेक्टर ढीला, जिनको आप अपना आका मानते हैं, तो वैसे ही लोगों के पीछे घूमते घूमते थकने के बाद आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना। लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। बिहार की जनता को बताइएगा ना कि बिहार के संसाधनों को किस तरीके से लूटा गया। और धन बल की बात हो रही है तो मैं ये पूछता हूं, धन बल की कमी है क्या? चारा चोरी किए थे तो उसका भी तो धन बल आपके पास है ना। अलकतरा चोरी किए थे तो उसका भी धन बल है। जमीन के नाम पे जो घोटाला किए थे अरुण जी, उसका भी धन बल है ना आपके पास। लेकिन जवाब नहीं देंगे अरुण जी, उसका भी धन बल है आपके पास। जमीन के नाम पे जो घोटाला किए थे तो हम दूसरी जगह ना जाएं। सुमित जी, एक चीज तो अरुण जी ने एक शंका जो अरुण जी ने नहीं सुमित जी, हम दूसरी तरफ नहीं जा रहे ना। आप उनका जवाब, उनका सवाल जो था उसका जवाब दीजिए। उनका सवाल था कि आपके सांसद भी अनुपस्थित थे, 20 ऐसे सांसद व्हिप जारी होने के बावजूद। लोगों पे दबाव नहीं डालते, लेकिन आप दबाव में काम करवाते हैं। ये गुंडा पार्टियों का चरित्र होता है। दबाव कैसे नहीं डालते? अब नोटिस जारी कर दिया गया है, निश्चित रूप से मेरे पास खबर है, व्हिप जारी किया गया। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, मेडिकल कंडीशन से उपस्थित नहीं होता है, 20 सांसदों की अचानक से पेट खराब हो जाना, अरुण जी यही संदेह व्यक्त कर रहे हैं ना कि आपके पार्टी के तो 15 दल भाग गया, इनके साथ तो 15-20 दल जो थे वही भाग गए, तो उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। इसको कहते हैं अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। अपने वो व्यक्ति दूसरे को कोस रहा है जिसमें खुद 72 छेद है, तो 72 छेद वाली पार्टी जो है सबको भरोसे में लेने की बात है, तो पहले अपने दल को भरोसे में लेंगे। हम तो कह रहे हैं रामनाथ कोविंद कमेटी का निर्माण होता है, इसमें कौन है, इसमें बाकी लोग कौन थे, इसमें अधीर रंजन चौधरी कौन थे, गुलाम नबी आजाद को ये लोग नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उनके पीछे घूमते थे कि नहीं, उनके पीछे घूमते थे कि नहीं, उनके पीछे घूमते थे कि नहीं, ये तो बताना है ना। अरुण जी की बात सुन लेते हैं। राहुल जी के पीछे घूमते थे कि नहीं घूमते थे? राहुल जी का नेता खड़ा है किसके साथ? राहुल जी का नेता खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ। बात रखी है, अरुण जी रखी गई है या नहीं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। पीटेंगे और छाती पीटेंगे, सुमित जी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बात हो रही है, अब ये थाली पीटना शुरू कर देंगे। सुमित जी एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना। अरुण जी, आप डिबेट में जो बातें कर रहे हैं, पार्टी ने उचित फोरम पर अपनी बातें रखी है कि नहीं? सांसद तो आपके भी हैं, लोकसभा में भी अब हैं, राज्यसभा में भी अब हैं, और जब रामनाथ कोविंद कमेटी ने पूछा था तो वो पब्लिक डोमेन में भी था, तो क्या आपकी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया उचित फोरम पे? बिल्कुल 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 दीपक जी, पार्टी की जो लाइन है वही तो हम रख रहे हैं आपके बीच। सदन में भी चर्चा होगी, बात होगी, जेपीसी में जाएगा, वहां भी पक्ष रखा था, इसीलिए सारे चीज होता है ना। ये लोग देखिए, सुन लेते हैं, वही बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। प्रवक्ता के पास कुछ नहीं है, बताइए ना पार्टी की लाइन क्या है, 5 पॉइंट बता दीजिए। पार्टी का पहला लाइन क्या है, पार्टी का दूसरा लाइन क्या है, पार्टी का तीसरा लाइन क्या है, पार्टी का चौथा लाइन क्या है, एक बार सुन तो लीजिए ना। कितना एकदम बचपना वाला। चले अरुण जी बोलिए। छोटे बच्चे की तरह बात करते हैं। सुमित जी एक सेकंड, सुमित जी सुन लेते हैं एक बार ना, नहीं इस तरह से बीच में इनकी आदत है तर्क। अरुण जी बात रखिए ना। अरुण जी, मैं इन्हें रोक रहा हूँ, आप इन्हें उकसा रहे हैं, आप ही उकसा रहे हैं, अपनी बात रखिए। समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जी जी दूसरे के बीच चलिए सुन लेते हैं। ये आपने देखा होगा, जो है कोरोना काल में चारों तरफ गगनचुंबी माल ऑफिस खुल गया, चंदा लेकर धंधा देने का काम किया, यहाँ तक मंदिर निर्माण में भी घोटाला कर लिया। अरुण जी कहाँ जा रहे हैं? चुनाव पे आइए ना। घोटाला कर लिया। मैं तो अरुण जी, क्या क्षेत्रीय दल को ये डर है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो केंद्र की सरकार जो अपना प्रभाव है वो राज्यों पर भी उसी तरह से चलाएगी और क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान होगा? ये एक तर्क भी दिया जा रहा है। एक बात दीपक जी, ये लोकतंत्र में सब सारे जगह के हर मुद्दे अलग अलग, हर राज्यों के मुद्दे अलग हैं, सब अलग अलग इशू हैं। ये संभव कैसे है? होगा ही नहीं, ये तो सगुफा है। आप देखिएगा ना, अभी तो बहुत
प्रक्रिया से गुजरना है, ये असंभव है, ये ठीक ऐसे ही समझिए। देखिए, आप उकसा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसी बार कहा है कि जो आप असंभव कह के उकसा देते हैं वो संभव कर दिखाते हैं। 370 और राम मंदिर। नरेंद्र मोदी को आपने सुना नहीं शायद इस लोकसभा में अपना वक्तव्य देते हुए। झूठा पार्टी है, झूठ ही बोलते हैं ना, इसकी खेती ही है यही। चलिए, तो देखना दिलचस्प है जिसे विपक्ष असंभव और धरती आसमान का अंतर अव्यवहारिक बता रहा है, क्या उसे व्यवहारिक बनाया जा सकता है? सुमित जी, चलते चलते एकदम संक्षेप में थोड़ी सी बात। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ दिन पहले ये डिजिटल पेमेंट जो आज दुनिया में आप देखेंगे कि एक ठेले वाले से भी डिजिटल पेमेंट जो है कोई भी व्यक्ति कर करके और वहां से कुछ भी खरीद सकता है। पी चिदम्बरम का काफी मीम बन रहा है। पी चिदम्बरम छाती पीट रहे थे, बोल रहे थे कि यह असंभव है। और आज जब मुझे लगता है कि राजद को भी साथ आना चाहिए और इस मुद्दे पे कम से कम अगर वो थोड़ी भी चिंता करते हैं राष्ट्र हित की, तो निश्चित रूप से साथ आने से मुझे लगता है कि अगर आप साथ आते हैं, राष्ट्रहित के कंबल में आप अपना हित तो नहीं छिपाए हुए हैं। कुछ एक समय के लिए अरुण जी बोलने दीजिएगा। चलिए, ठीक है, अब बातें कमिटी में होंगी। दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा ना, देखिए ये तरीका क्या है, इस तरीके से आप अपनी बात रख लीजिए ना, बात आ इस तरीके से बीच में डिस्टर्ब करना, और जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो बोलेंगे नहीं, तो वो तो आप जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, सुमित जी समय नहीं है, मम्मी पापा छेड़ दिया है। सुमित जी अब समय नहीं है, फिर का काम करते हैं। कम से कम मुद्दे की बात कर लीजिए ना। बिहार की जनता देख रही है, बिहार के हितों के लिए, बिहार के संसाधनों के लिए बार बार दो बार चुनाव होते हैं, पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है। वो पैसा अगर बिहार के गरीबों के लिए लगेगा, बिहार के लोगों को भोजन देने के लिए लगेगा। देखिए, आप तो बीच में बोल रहे हैं, चलिए, क्यों नहीं चुनाव हो रहा है, यही तलाशा जा रहा है जवाब की कैसे किया जाए। 4 राज्य ही नहीं, देश के हर राज्य का चुनाव एक साथ लोकसभा के चुनाव के साथ करा लिया जाए। चलिए, देखते हैं अब कमेटी क्या तय करती है, कमेटी में क्या बातें आती है। और अब स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी भी अपनी बात वहां तक पहुंचा सकता है जो पहले बनी कमेटी ने लोगों से राय ली थी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी और सुमित शशांक जी, अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सपना क्या साकार होगा या फिर सपना ही रह जाएगा? विपक्ष जिस तरह से इसे अव्यवहारिक बता रहा है, संविधान की मूल भावना के विरोध में बता रहा है, कैसे उसे अपने साथ लाया जाए, कैसे जनता को यह समझाया जाए। फिलहाल कमेटी में तमाम बातें आएंगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।